कहते हैं सबसे बड़ा जिन यहाँ रहता है और ये एक बावली है। कहा जाता है कि रात के समय पे यहाँ पे परियां आती हैं, लोग यहाँ आते हैं और अपनी चिट्ठियाँ छोड़ के जाते हैं। अभी भी यहाँ पे आपको ये दस्तावेज दिख रहे होंगे। ये जिन्नातों के लिए चिट्ठियाँ छोड़ के जाते हैं ताकि जिन्नात इन्हें पढ़ें। और ऊपर टॉप पे जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक पिलर नहीं है, इसे अशोका पिलर कहा जाता है, जिसे हरियाणा यमुनानगर से फिरोज शाह तुगलक यहाँ लाए थे। एक ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे कलावा भी बांधे गए हैं, ताले भी बांधे गए हैं, एक चिट्ठी भी है यहाँ पे ये। और ये सिर्फ सारी की सारी जिन्नातों के लिए है। ये यहाँ की जामी मस्जिद है। कहते हैं मुगल अंपायर के एक राजा आलम शाह का जो पिता हुआ करते थे, उनका कत्ल यहीं हुआ था। कहते हैं तैमूर लंग जब दिल्ली आया था, जब नसरुद्दीन शाह तुगलक यहाँ पे राजा हुआ करते थे, उसने इतना कत्लेआम मचाया था कि पास में बहने वाली जो जमुना है वो खून से तरबतर हो गई थी और लाशों के। दोस्तों, आपका स्वागत है गॉड से व्लॉग्स में। आज की वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ फिरोज शाह कोटला, जिसे जिन्नों का किला भी कहा जाता है, जिन्नातों का किला, परियों का किला भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जिन यहाँ रहते हैं और एक जो अशोक पिलर है, एक जिन यहाँ रहते हैं। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला में हम पूरा इतिहास जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक कौन था, यहाँ पे जामी मस्जिद का क्या इतिहास है, और यहाँ पे रॉयल पैलेस किस तरीके का होता था। ये मेरे पीछे जो अशोक पिलर है, इसकी क्या कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसे हरियाणा से यहाँ तक फिरोज शाह तुगलक कैसे लाए, और जो इसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्चर, उसको किस तरीके से डिकोड किया गया और किस तरीके से उसमें 500-700 साल लगे उसे डिकोड करने में, वो भी कहानी जानेंगे। और पूरा का पूरा फिरोज शाह तुगलक का जो किला है, वो उसकी पूरी हिस्ट्री भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे कहूँगा वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फिरोज शाह कोटला का जो किला है हम देखने आए हैं, एक बार हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी लिनेज क्या थी, कहाँ से आया था और उसने क्यों बनवाया उसको। तो फिरोज शाह तुगलक थर्ड डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी से रिलेशन रखता था। उसके जो ताऊ थे गयासुद्दीन तुगलक, वो सर्वे सर्वा थे और तुगलक डायनेस्टी की नींव रखने वाले थे जब खिलजी डायनेस्टी ख़त्म होती है। तो अभी अगर मैं आपको सेकंड डायनेस्टी से बताऊं, जो कि खिलजी डायनेस्टी है, अलाउद्दीन खिलजी का कत्ल हो जाता है उसके सैनिकों द्वारा या उसके सेनापति द्वारा। उसके बाद उसका 18 साल का बेटा मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत पे काबिज होता है और सुल्तान बनता है। उसके उस समय पे दो मेन दास होते हैं, स्लेव होते हैं, जिसमें से एक गयासुद्दीन तुगलक होता है जो प्रमोशन पाके कमांडर बनता है, फिर गवर्नर बनता है, और इस समय वो युद्ध के लिए कहीं और गया हुआ है। एक दास और होता है जो मुबारक खिलजी का कत्ल कर देता है। जैसी गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक बनता है, उसे पता चलता है कि मुबारक खिलजी का कत्ल हो गया है, वो अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली आता है और उस दास का कत्ल कर देता है जिसने मुबारक खिलजी को मारा होता है, और दिल्ली सल्तनत पे काबिज हो जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है थर्ड डायनेस्टी, जो कि होती है तुगलक डायनेस्टी। एक दास से एक राजा बनता है गाजी मलिक, और जो बाद में बनता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करता है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, और यहाँ से होती है थर्ड डायनेस्टी की स्टार्टिंग। गयासुद्दीन तुगलक की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक पवेलियन होता है, उसके ऊपर गिर जाता है, एक छोटा सा लकड़ी का किला होता है, उसके ऊपर गिर जाता है। इतिहासकार बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका बेटा होता है, वही उसका कत्ल की सारी साजिश रचता है, और बाद में दिल्ली सल्तनत पे काबिज हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही क्रूअल शासक होता है, सन की कहा जाता है। इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमे थे। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं किस प्रकार उसने निर्मम हत्या की थी लोगों की, और वो नए नए तरीके ढूंढता था लोगों को मारने के। जब मोहम्मद बिन तुगलक मारा जाता है, तब आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि गयासुद्दीन के छोटे भाई का बेटा होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो गयासुद्दीन का बेटा होता है। तो फिर फिरोज शाह तुगलक आता है और इसका निर्माण करता है 1354 के अराउंड। फिरोज शाह उसके नाम से है, और कोटला, कोट का मतलब किला हुआ करता था, और उसने इसका नाम कुश्क भी रखा था, जिसका मतलब पैलेस होता है। अब आप इसको जब यहाँ से देखेंगे, इसके जो पत्थर कहे जाते हैं, ये पत्थर
इनकी भी अपनी एक कहानी है। ये कहते हैं महरौली, जहाँ पे किला राय पिथौरा हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया हुआ, अनंगपाल द्वितीय द्वारा बसाया हुआ किला, वहाँ से इनको लाया गया, महरौली से यहाँ लाया गया और यहाँ से फिर कहते हैं कि पुराना किला में भी गए और उसके बाद जब लाल किला बना, लाल किला में भी ऐसे ही पत्थर यहाँ से ढो के ले जाए गए। तो ये पत्थरों की भी अलग कहानी है, किलों की कहानियाँ नहीं होती, पत्थरों की भी एक अलग कहानियाँ होती हैं। आज जो ये खंडर में तब्दील हुई दीवारें नज़र आती हैं, किसी समय यहाँ पे खूबसूरत एक महल हुआ करता था, जहाँ पे रॉयल पैलेस भी हुआ करता था। यहाँ पे अशोक पिलर भी है, जिसकी एक अलग कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है अशोक पिलर की। और यहाँ पे बावली भी है, जो स्टेप वेल्स होते हैं, और यहाँ पे कई ऐसे बाग बगीचे भी थे जो फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए। फ़िरोज़ शाह तुगलक कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी सही राजा था और उसको कहते हैं कि वो बहुत ही एक निर्माण में विश्वास रखता था, चीज़ों का निर्माण करवाता था वो। उसने निर्माण कराया हिसार का, जौनपुर का, फ़तेहाबाद का और फ़िरोज़ाबाद। दिल्ली की ये 5वीं सिटी थी। पहली थी लाल कोट, जो अनंगपाल द्वितीय द्वारा बसाई गई थी। उसके बाद आती है श्री फोर्ट, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाई गई थी। और फिर आती है तुगलकाबाद, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाई गई थी। और फिर जहाँपनाबाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाई गई थी। और उसके बाद आती है ये फ़िरोज़ाबाद भी इसे कहा गया था, और ये फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा 5th सिटी बसाई गई थी। बहुत ही विशाल इसकी दीवारें थी। अभी तो ये यहीं तक सीमित रह गई हैं, बहुत छोटे में इसको सीमित कर दिया गया है, मगर उस समय में इसे कहा जाता है कि इसकी दीवारें पुराना किला से होते हुए तुर्कमान गेट, जहाँ पे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, और काफ़ी बड़े एरिया में इस किले की दीवारें फैली हुई थी। तो बहुत विशाल ये किला हुआ करता था उस समय। अब हम जहाँ आए हैं वो है जामी मस्जिद। आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये मस्जिद का एरिया है। यहाँ जूते लेके ना आएँ, किसी की भी पवित्र जगह होती है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं भी जूते पीछे उतार के आया हूँ, और यहाँ पे आज भी फ्राइडे नमाज होती है, जो जुम्मे की नमाज कहा जाता है। इस जगह का भी एक ऐतिहासिक कहानी है इसकी। कहते हैं कि आलम शाह एक मुग़ल राजा हुआ करते थे। उनके पिता जो थे, उस समय जो शासक थे, कहते थे कि वो संतों और पीरों में बहुत विश्वास करते थे। तो जो उनका एक सेनापति था, वो उनका कत्ल करना चाहता था। तो उसने एक रास्ता ढूँढा। उसने कहा कि एक बहुत बड़े पीर यहाँ पे आए हैं, आप इनसे मिलने आएँ। वो उनसे मिलने आते हैं यहाँ पे, और उसी ड्यूरेशन में षड्यंत्र करके उनका कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद उनकी लाश को पीछे यहीं पे यमुना नदी बहा करती थी। अब तो टाइम के साथ काफ़ी पीछे चली गई है। यहाँ से यमुना नदी कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर होगी। पहले इसी के पास में बिल्कुल यहीं से जाया करती थी यमुना नदी। तो उनकी लाश को वहाँ लगा दिया गया। और मॉर्निंग में एक औरत, जब हिंदू औरत नहाने आई यहाँ पे, और उसने देखा कि भाई यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, वो चिल्लाती रही, और वो वहाँ से तब तक नहीं गई जब तक कि सैनिक आके उस लाश का शिनाख्त ना कर लें। और बाद में पता चलता है कि ये तो मुग़ल शासक की लाश है। तो जब आलम शाह को इसका पता चलता है कि ऐसे एक हिंदू स्त्री द्वारा इसका लाश को संभाल के भी रखा गया, और वो वहाँ से तब तक नहीं हटी। कोई भी खा सकता था, कोई जानवर खा सकता था, पानी में बह सकती थी। तो उसको इस बात का इल्म हुआ, और उसने उस स्त्री को उस टाइम से राखी बांधनी स्टार्ट कर दी, राखी बहन बोलना स्टार्ट किया। उस समय पे शायद उसे राखी नहीं कहा जाता था, सलोना कहा जाता था, मगर वो परंपरा, राखी बांधने की परंपरा 100 साल तक मुग़ल ख़ानदान में चली। ये इतिहास में दर्ज है, कोई झूठी कहानी नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तैमूर लंग जब भारत में आया, नसरुद्दीन शाह तुगलक उस समय इस सल्तनत पे काबिज़ थे। वो जब आते हैं यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि तैमूर लंग जो तबाही मचाता है, उसके आगे उसका बयां आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके की तबाही उसने मचाई तैमूर लंग ने। तैमूर लंग मगर आज भी
लोग तैमूर नाम रखते हैं, जैसे सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर। सोच के देखिए कितना अभद्र लगता है ये। पास में जो नदी है, मुस्लिम हिस्टोरियंस ने ही लिखा है, जब तैमूर लंग भारत दिल्ली आया, उसने इतना खून बहाया कि यमुना का पानी लाल रंग में तब्दील हो गया था और लाशों की लाशें यहाँ पे बह रही थी। उसका ये कहा जाता था जब वो अटैक करने जाता था तो वाइट जिस दिन फ्लैग लगाता था उस दिन उसका अर्थ ये होता था कि अपना धन दौलत सब खुद मेरे पास छोड़ के आ जाओ। फिर जिस दिन वो रेड फ्लैग लगाता था वो कहता था जो मुझे रोकेगा मैं उसे मारूंगा, अपना धन दौलत मुझे दे दो। और जिस दिन वो ब्लैक फ्लैग लेके चलता था उस दिन सोचिए कत्लेआम होना है। ना बच्चा बचेगा, ना औरत बचेगी, ना आदमी बचेगा, ना बुजुर्ग बचेगा। उसने लाशों के ढेर लगा दिए थे और इतनी तबाही मचाई थी। 100 साल लग गए थे उस तबाही से, उस लूट खसोट से बचने के लिए। और वहीं से तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया और तुगलक डायनेस्टी वहाँ से ख़त्म हो गई। और फिर आती है वहाँ से सैयद डायनेस्टी का उद्गम होता है। और तुगलक डायनेस्टी तैमूर लंग के अटैक के बाद इतनी निर्जीव हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि वहाँ से ख़त्म हो जाती है। और जैसे मैंने बताया सैयद डायनेस्टी का उद्गम होता है और मोहम्मद शाह सैयद होते हैं शायद, वो उनके फर्स्ट रूलर बनते हैं। और मस्जिद से ही सटे जो आप मेरे पीछे एक जगह देख रहे हैं, यही कहा जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो रॉयल पैलेस था जहाँ पे रॉयल लोग रहा रहा करते थे, वही यहाँ पे उन्हीं का ये महल हुआ करता था। अब इसलिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये यमुना नदी के बिल्कुल पास में है। यानी इसी के पीछे यमुना नदी, जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये यमुना नदी का एरिया है। यहीं से कुछ दूरी पे यमुना नदी बहा करती थी। और जो लाल किले का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो रॉयल पैलेस हैं जहाँ पे शाहजहाँ की वाइफ वगैरह शाहजहाँ रहा करते थे, वो भी यमुना नदी के पास में ही है। और जो इसका मैप है, ब्लैक एंड वाइट मैप है, उसमें भी इसी जगह को रॉयल पैलेस कहा गया था। अब जो ये रॉयल पैलेस आप देख रहे हैं इस टाइम पे, इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ करता था उस टाइम पे। पहला हुआ करता था महल शिहान, जो महल शिहान मतलब गीली मिट्टी से बना हुआ। और दूसरा जो हुआ करता था वो हुआ था महल छज्जा चौबिन, यानी वुड स्ट्रक्चर हुआ करता था, वुड से बना हुआ करता था। और तीसरा हुआ करता था महल आम, यानी ऑर्डिनरी पीपल के लिए राजा अपने लोगों की दरख्वास्त वगैरह सुना करते थे। और एक एरिया जहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी और एक जहाँ पे उनके जो मंत्रीगण थे और उनसे सारा वाद विवाद विचार विमर्श हुआ करता था। और यहीं पे अगर आप देखेंगे, इधर ही किसी एरिया पे एक अंगूर बाग भी हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैप में से देखा हुआ है। और दूसरा इसका प्रमाण का कारण है, एक तो ये मस्जिद इसके पास में है और जो रॉयल फैमिली की औरतें थी वो भी यहाँ से एक रास्ता बना हुआ था, यहाँ से मस्जिद की तरफ आ जाती थी। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रही हैं, ये देखिए ये रॉयल पैलेस जिसे मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे। और अगर थोड़ा सा पैन करता हूँ मैं यहाँ से, ये सीढ़ियाँ, आप सीढ़ियों से यहाँ से ऊपर आते थे और यहाँ से नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे मस्जिद के पास आप आके बैठ जाते थे। और प्रॉबेबली ये जो जगह सेंटर एरिया है यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे वजू खाना हुआ करता हो। पुराना किला गए थे, पुराना किला में भी हमने ऐसे ही एक शेर शाह सूरी द्वारा बनाई हुई मस्जिद देखी थी, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ वजू खाना बना हुआ था। मगर कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि वजू खाना की जगह यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक ऐसी मॉन्यूमेंट्स टाइप में बनाया था या स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, क्या क्या बनाया, वो सारी चीज़ें ये इस जगह पे एक किसी चीज़ पे लिखी हुई थी और यहाँ पे लगाई हुई थी। अब वो वक्त जानता है, हिस्टोरियन जानते हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा पुख्ता सबूत अवेलेबल नहीं है। मगर मोस्ट क्लोजली हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वजू खाना रहा करता होगा। जो जिन और जिन्नातों की कहानी स्टार्ट होती है, जो ये अशोक पिलर देख रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है सबसे बड़ा जिन यहीं रहता है, ये कहानी स्टार्ट होती है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 1960 और 1970 के बीच में एक लट्टू शाह नाम के व्यक्ति होते हैं जो जिन की कहानियाँ इस किले में लेके आते हैं। उनका कहना था कि मैंने यहाँ पे जिन देखा है। और फिर वो उस उन्हीं की देखा देखी कई लोग आते हैं और वो भी कहते हैं कि मैंने जिन को देखा है। फिर कहानियाँ स्टार्ट होती हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी और
मन्नत पूरी हुई। फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है जिन्नातों की। नन्हा जिन, बड़ा जिन और बड़े मियाँ, 3 जिन यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें से मैं बता चुका हूँ सबसे बड़ा जिन इसी के अंदर रहता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेलिंग लगा दी गई है, यहाँ पे अंदर लोग जाते थे, पूजा आरती करते थे, अगरबत्ती जलाते थे और यहाँ पे लोग चिट्ठियाँ भी छोड़ के जाते हैं जिन्नों के लिए। फिर दूसरे नंबर का जो जिन है वो कहते हैं इस स्टेपवेल पे रहता था, इसको भी ब्लॉक कर दिया गया। आज से अगर आप 10 साल पहले यहाँ पे आते, फिरोज शाह कोटला जो ये किला है फिरोज शाह तुगलक का, यहाँ पे थर्सडे के थर्सडे एक मेला लगा करता था। और आप मेरी ये पीछे जो बाउंड्रीज देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे घर हैं, लोकल लोगों के घर हैं, वहाँ से लोग देखा करते थे। थर्सडे इतना अच्छा मेला लगता था यहाँ पे। लोग चिट्ठियाँ लेके आते थे अपनी दरख्वास्त और जिन्नों के लिए यहाँ पे छोड़ दिया करते थे। कई वीडियोस आप देखेंगे वहाँ पे दिखा भी रखा है, पुराने टाइम की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे दिखा भी रखा है जिनके लिए चिट्ठियाँ छोड़ी जा रही हैं, परफ्यूम छोड़े जा रहे हैं, अगरबत्ती छोड़ी जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं। तो ये सब यहीं पे हुआ करता था। अब हम उनकी मन्नतों के बारे में, उनकी आस्था के बारे में कोई क्वेश्चन करें, हमें कोई हक नहीं है उस चीज़ का। जिसकी आस्था जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए, और अगर है तो हम कोई नहीं होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने वाले या कटाक्ष करने वाले। तो लोग यहाँ आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे, लोगों की मन्नतें भी पूरी होती थी कहते हैं लोग। और आज भी थर्सडे के टाइम पे लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें जिन्नों के आगे रखते हैं और कहते हैं रात के समय पे जिन यहाँ पे आते हैं और वो चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। और इसका इतिहास आज से नहीं है, जिनका बहुत पुराना इतिहास है। मैं बताऊं, इसका 1000 साल 1500 साल पहले तक का इतिहास है जिन्नों का। और कहते हैं जो जिन है वो स्मोक और फायर से बनते हैं, आग और धुएं से बनते हैं। उनकी उम्र होती है वो 800 साल की होती है। और कहते हैं कि कई अच्छे जिन भी होते हैं और कई बुरे जिन भी होते हैं। तो बुरे जिनों की बदुआएं लेना बहुत ही बैड ओमेन माना जाता है और मनहूस टाइप में माना जाता है। तो ये कहानी थी यहाँ पे जिन्नों की, जो आज भी यहाँ पे मौजूद कहे जाते हैं। और मेरे पीछे जो ये स्टेप वेल है, बावली है, आज भी यहाँ पे पानी यहीं से निकाला जाता है। कई मोटर लगी हुई हैं, कई बड़े पाइप लगे हुए हैं, यहाँ से पानी निकाला जाता है। कहते हैं रात के समय यहाँ पे परियां आती हैं और यहाँ पे नहाती हैं। तो एक कहानी यहाँ भी प्रचलित है। इस समय मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ग्रिल देख रहे हैं, इसके पीछे एक गुफा सी देख रहे होंगे। इसी के अंदर लोग जाते थे, अपनी पूजा अर्चना करते थे, मन्नत मांगते थे और कहते हैं कॉइन्स चिपकाते थे। अगर उनका कॉइन चिपक जाता था तो यानी रात को जिन्नात आएंगे और उनके कॉइन ले जाएंगे, और अगर कॉइन चिपक जाता है तो इसका मतलब उनकी मन्नत पूरी होगी। ऐसा उनका विश्वास था। दोस्तों, जो मैं आपको जिन्नातों की कहानियाँ बता रहा था कि यहाँ पे जिन्नात आते हैं और जो बड़ा जिन है यहाँ रहता है, फिर उसके बाद एक जिन यहाँ रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोग थर्सडे के थर्सडे आते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कलावा बांधा हुआ है और यहाँ पे चिट्ठी भी है एक, बिल्कुल टच नहीं करेंगे हम इनको। कलावा बांधे हुए हैं, चिट्ठी बांधे हुए हैं, नीचे आप देखेंगे फूल है यहाँ पे, और यहाँ पे खुशबू आ रही है इस समय अगरबत्ती की। तो जितने भी यहाँ पे गेट हैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाता है। कलावे देखेंगे हर जगह बंधे हुए हैं। ये चिट्ठी अपनी दरख्वास्त जिन्नों के लिए छोड़ी हुई है यहाँ पे, कि शाम के टाइम पे जिन्न आएंगे और इनको पढ़ेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और कहते हैं कि इसके अंदर लोग जाया करते थे काफ़ी, और इसी वजह से ये सारा का सारा एरिया बंद कर दिया गया है। एक चिट्ठी यहाँ पे भी रखी हुई है। और कहते हैं कि जो जिन का एरिया है, जो मेन जिन है वो यहाँ से यहाँ रहता है। और यहाँ पे ही इसके अंदर ही खुफिया एक रास्ता बना हुआ है, यहीं से जिन लेफ़्ट राइट फ्रंट सब जगह यहीं पे घूमता है। तो ये कहानी है जिन्नातों की यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको ये जो मैंने जिन्नों की और परियों की प्रचलित कहानियाँ बताई और जो यहाँ पे होता है, आपका क्या विचार है इस विषय में? आप कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दें।
और कहा जाता है उसे शौक था शिकार का। तो एक बार ऐसे ही शिकार करते घूमते फिरते वो पहुंच गया हरियाणा की साइड में। टॉपर जगह थी जो अंबाला के आसपास ही है। टॉपर में उसको दिखा ये अशोका पिलर। इनको जब ये स्तंभ दिखता है तो वे सोचते हैं कि ये अ, मेरे किले की शान बनेगा, तो वो इसको निकलवाते हैं। अब इसको निकलवाने की कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि एक तो ये 27 टन भारी है। 27 टन आप कैलकुलेट करके देख लिए कितने किलोग्राम होगा। और कहते हैं 42 फीट इसकी लंबाई है, 42 फीट। और कहते हैं मौर्यन पॉलिश है इसमें। और जो स्क्रिप्ट है इसमें अभी ऐसे तो दिखेगी नहीं, इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है इसमें प्राकृत। अब फिरोज शाह तुगलक ने इसको निकलवा लिया। बहुत ही मेहनत मशक्कत करनी लग पड़ी, 27 टन भारी है। अब इसको दिल्ली कैसे लाया जाए? तब दिल्ली लाने के लिए उन्होंने एक कार्ट बनाई, जैसे ये कार्ट है आपको दिख रही है, ऐसी ही कार्ट बनवाई उन्होंने। और उसमें कहते हैं कि 200 लोग एक साइड के पहियों को घुमाने के लिए लगते थे। तो हज़ारों लोग लगे थे उसको घुमाने में, उसको लाने में। और शायद इसका जो टॉप का एरिया देख रहे हैं आप, वो टूट गया था उसी ड्यूरेशन में जब इसको लाया जा रहा था। अब उसको जब लाया जाता है तो दिल्ली तक कैसे लाया जाए, ये एक नया चैलेंज होता है। फिर डिसाइड किया जाता है कि नाव बनाई जाएंगी, बहुत विशालकाय नाव बनाई जाती हैं। एक नाव के साथ दूसरी नाव जोड़ी जाती है और फिर इसे यमुना नदी के सारे यहाँ लाया जाता है। फिर इसको ये पिरामिड स्टाइल में बनाया जाता है। और ये जो एरिया है ये बाद में बना है। तो पहले ये एरिया बनता है, नीचे का एरिया यहाँ लाया जाता है। फिर उसके बाद ये एरिया बनता है, इसको ऊपर पहुँचाया जाता है। फिर ये एरिया बनाया जाता है, इसको ऊपर पहुँचाया जाता है। और ऐसे-ऐसे इसको यहाँ पे लगाया जाता है। अब ये लग तो जाता है, मगर किसे क्या बताएँ कि ये है क्या? क्योंकि जो इसमें लैंग्वेज है वो कैसे पढ़ी जाए? तो फिरोज़ शाह तुगलक जो संस्कृत के जानकार होते हैं उस उन लोगों को बुलाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये आपके लिए लिखा हुआ है कि किसी टाइम पे फिरोज़ शाह तुगलक नाम का व्यक्ति आएगा, वो हमें खोजेगा, इस पिलर को खोजेगा और इसको लगाएगा। तो उनकी शान में जो भी कसीदे पढ़ सकते थे वो लोग कसीदे पढ़ते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक को इस पे विश्वास नहीं होता है, वो और कोशिश करता है, मगर इस लैंग्वेज को डिकोड कोई नहीं कर पाता। फिर जब ब्रिटिश हुकूमत आती है, वो डिसाइड करती है कि हम भारत की जो सभ्यता है, उसको सिलसिलेवार तरीके से हम सुयोजित करें। तब उसमें अशोक पिल्लर का ये ज़िक्र आता है। और कोई प्रिंसेप करके एक व्यक्ति होते हैं, वो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। और कई कॉइन्स मिलते हैं उनको पुराने टाइम के, उन कॉइन से पता लगाते हैं वो। इसकी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और लैंग्वेज से थोड़ा बहुत मिलता-जुलता कोई उनको आर्टिकल मिलता है। और पता चलता है कि कोई प्रियदर्शी करके एक राजा हुआ करते थे श्रीलंका में, उनके नाम पे ये बना हुआ है। तो फिर वहाँ से इनको ये एक तरीके से कह दिया जाता है कि देव प्रियदर्शी ने इसको बनवाया है। मगर उनके मरने से पहले उनके पास एक वो आता है, एक व्यक्ति आता है और वो बताता है कि नहीं, ये गलत है। ये जो आकृति है वो अशोक के टाइम की है। ये जो लिखा हुआ है ये अशोक द्वारा ही लिखवाया गया है। इससे एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है कि ये बात सत्य है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, साउथ में हमारे जो साउथ दक्षिणी भारत है वहाँ पे कोलार जगह है, वहाँ पे मिस्का में 1915 में ऐसे ही एक इंस्क्रिप्शन मिलता है सेम टू सेम। और वहाँ से पता चलता है कि देवा नाम प्रियदर्शी अशोक, उसमें लिखा होता है देवा नाम प्रियदर्शी अशोक। तो वहाँ से थोड़ा सा इसमें वो हो जाता है कि हाँ, ये अशोका द्वारा ही बनवाया गया था और लिखवाया गया था। फिर थोड़े टाइम बाद दतिया में एक प्लेस है गुर्जर, वहाँ से भी सेम इंस्क्रिप्शन प्राप्त होती है, जिससे इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये जो अशोका पिलर ही है, अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। एक जैसे अशोका पिलर ये है, एक पिलर लोह स्तंभ जिसे कहते हैं कुतुब मीनार में भी है। तो काफ़ी पिलर थे और इनकी पॉलिश सेम हुआ करती थी और इसमें धातु लगने वाली सेम हुआ करती थी, क्योंकि ये बनवाए जो गए थे एक ही ड्यूरेशन में, एक ही राजा द्वारा, एक ही लोगों द्वारा, और कई जगह पे इन्हें स्थापित किया गया था। तो ये कहानी है अशोका पिलर की। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं
और भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत से जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस आप देखिए। वहाँ पे फर्स्ट डायनेस्टी जो कि गुलाम वंश था, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी भी मेरे चैनल की वीडियो में मिल जाएगी। सेकंड डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी का श्री फोर्ट, वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। थर्ड डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक, उसका तुगलकाबाद फोर्ट की वीडियो भी मेरे चैनल में मिल जाएगी। और उसके बाद की जो डायनेस्टीज़ हैं उनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।